हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 के करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखने वाले। छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे मैं आपको बताई थी कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में मैं हर एक मंथ की ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स को ज़रूर देखती थी और इसे रिवाइज़ करती थी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये करंट अफेयर्स आपके जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ना, ये आपके यूपीएससी से ज़्यादा स्टेट पीसीएस, चाहे आप किसी भी स्टेट की दे रहे हो या फिर कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें कि आपका वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते, तो उसमें ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहली यहाँ पे बात की जा रही है कि सेंटर के द्वारा कुछ नॉर्म्स ईज कर दिए। इट मीन्स कि जो ओसीआई कार्ड्स होते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड्स, तो इनके री इशू करने में जो नॉर्म्स थे ना, उनको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया गया है। तो देखते हैं क्या बातें की जा रही है। आज के डेट में आप देखो कि ओसीआई कार्ड, इट मीन्स कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड, ये इसको ज़रूरत होता है कि ये कार्ड होल्डर जो भी होते हैं ना, उनको फिर से री इशू करानी होती है। यानी कि हर एक टाइम एक न्यू पासपोर्ट के साथ इसको री इशू करानी होती है अप टू 20 ईयर्स ऑफ एज। जब तक आपका 20 साल नहीं हुआ है तब तक इसको री इशू करानी होती है, और 50 साल होने के बाद एक बार फिर से जो है इशू करानी होती है। क्योंकि आप देखो कि हमेशा इस तरीके से, यानी कि बचपन से आप जब बड़े होते हो तो 20 ईयर्स तक आपकी फेशियल चेंजेस होती है, बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। एंड 50 ईयर्स एज तक भी आपके फेसेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, तो फोटोज़ जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि री इशू कराना होता है। इस टाइम अ न्यू पासपोर्ट जो है वो इशू किया जाता है 20 ईयर्स ऑफ एज में और 50 ईयर्स ऑफ एज में। एक्चुअली आप देखो कि पहले ये समझते हैं, ये जो आपका यहाँ पे ओसीआई कार्ड है ना, उसको री इशू किया जाएगा सिर्फ एक बार। जब नया पासपोर्ट इशू किया जाएगा, यानी कि 20 ईयर्स के बाद जब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको री इशू कराना है एक बार, यानी कि 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद। ओके, तो इतना ज़्यादा नहीं है कि बार बार आपको इशू कराना है, यानी कि हर एक 20 साल में या फिर हर एक बार आपको इशू कराने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। 20 साल के बाद एक बार इशू करा लिया, अब 50 साल के बाद आप इशू कराइएगा। और अदर री इशुएंस जो है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये सिंप्लीफाई किया गया है। अब पहले समझते हैं कि ओवरसीज़ कार्ड होल्डर ये होते कौन हैं। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया तो कौन होते हैं? वैसे पर्सन जो कि खुद को रजिस्टर करते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर, और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 7A में ये अवेलेबल है कि वैसे लोग यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, कि वो इसको फुलफ़िल कर सके। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहले कोई भी फॉरेन नेशनल जो बाहर रहते हैं, अगर वो एलिजिबल है कि 26 जनवरी 1950 को वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया बन सकते हैं, यानी कि वो हमारे भारत की नागरिकता उनको मिल सकती है। वो भी किस डेट को? तो 26 जनवरी 1950। इस डेट को क्या हुआ कि इस डेट को हम लोग अपने संविधान को अडॉप्ट किए थे, यानी कि हम लोग एक्सेप्ट किए थे कि हाँ, हमारे भारत का ये संविधान है जिसके स्वरूप में पूरी भारत की सारी चीज़ें जो है नीति निदेशक चलेगी। उसके बाद कोई भी ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है वो सिटीजन होंगे इंडिया के, तो या तो उनके बच्चे होंगे, या तो उनके ग्रैंड चाइल्ड होंगे, या तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होंगे, तो उस तरीके के भी लोग जो है ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकते हैं। साथ ही कोई स्पॉज हो, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कोई भी अगर इंडिया के सिटीजन्स है और अगर शादी किए हैं किसी से भी फॉरेनर से, तो उनके लिए अगर कोई उनका जो है स्पॉस अगर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो उनको भी ओसीआई कार्ड होल्डर मिल जाएगा कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ। तो एक्चुअली ये 3 यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जिसके बेसिस पे जो बाहर के लोग हैं उनको ओसीआई कार्ड होल्डर दिया जाता है। तो देखिए, सबसे इसमें एक मेन बात ये भी है कि हमारे कुछ देश है जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश है, कुछ और भी देश है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफाई किया जाता है कि वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो पूरी तरीके से ये कंप्लीट बैन किया जाता है कि ये सारे क्राइटेरिया में फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कुछ देश है जिनको कि बाहर रखा गया है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर तो यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो होते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, वो क्यों इस तरीके का कार्ड लेते हैं और उनको क्या इससे बेनिफिट देखने को मिलती है। तो अगर उनके पास ये कार्ड होता है ना, तो मल्टीपल एंट्री हो सकती है हमारे इंडिया में, वो भी लाइफ लॉन्ग, जब तक उनकी ज़िंदगी है तब तक वो जो है लाइफ लॉन्ग वीज़ा के साथ इंडिया आ सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। साथ ही देखिए, जब इंडिया आते हैं तो कितने लंबे तक वो इंडिया में रहना चाहते हैं, कितने दिन तक रहना चाहते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन इनके लिए कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको इस तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है कि वो कितने लंबे समय तक इंडिया में स्टे करने वाले हैं। ठीक है, पैरिटी विद एनआरआई के साथ अगर देखें जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो इसमें क्या है कि फिनेंशियल, इकोनॉमिक और
एजुकेशनल फील्ड एक्सेप्ट कौन सी, तो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमारी खेती हमारी धरोहर है और हमारे इंडियन लोगों के लिए ही है। तो OCI कार्ड होल्डर जो है वो फिनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड में आ सकते हैं। इंटर कंट्री एडॉप्शन हो सकती है इंडियन चिल्ड्रन की। साथ ही प्रोफेशन भी परस्यू कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, नर्सेज, फार्मासिस्ट, एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये सब बन सकते हैं। साथ ही और ऑल इंडिया जो प्री मेडिकल टेस्ट है और इस तरीके के दूसरे टेस्ट होते हैं उसमें भी अपीयर हो सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंडियन नेशनल के साथ क्या पैरिटी है, तो इंडियन नेशनल के साथ पैरिटी है उनका कि एयर फेयर टैरिफ जो होता है डोमेस्टिक ट्रैवल्स का और एंट्री फ़ी का कोई भी नेशनल पार्क में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या फिर नेशनल मॉन्यूमेंट में, हिस्टोरिकल साइट्स में, तो वो सब सेम होगा। यानी कि कोई भी OCI कार्ड होल्डर आते हैं, मान लीजिए हमारे इंडिया की कोई म्यूजियम घूमना चाहते हैं, कोई नेशनल पार्क कहीं भी स्टेट में घूमना चाहते हैं, तो जो एंट्री फीस होती है ना, जैसे हम आम जनता देते हैं, वैसे ही OCI कार्ड होल्डर के लिए भी वही चीज़ें होगी। तो ये समानता आपको देखने को मिलेगा इंडियन नेशनल के साथ। और NRI के साथ क्या समानता है, तो जैसे NRI हमारे देश में आकर फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन फील्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर कंट्री एडॉप्शन भी होती है हमारे देश के बच्चों का, और कुछ प्रोफेशन भी वो यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं और कुछ एग्जामिनेशन में भी वो बैठ सकते हैं। तो यही सेम चीज़ जो है उनको यहाँ पे दी गई है OCI कार्ड होल्डर को। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स जो कि यहाँ पे OCI कार्ड होल्डर को दी जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनके लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात है कि स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है अगर हमारे देश में उनको कोई रिसर्च वर्क करना है या इंटर्नशिप करनी है या फिर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस में अगर उनको एम्प्लॉयमेंट करनी है, फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन सब के लिए एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है उनको। साथ ही साथ आप देखो कि कोई मिशनरी, माउंटेनियरिंग, जर्नलिज्म, इस तरीके का काम वो नहीं कर सकते। OCI कार्ड होल्डर जो है इस तरीके का काम नहीं कर सकते, और अगर करना चाहते हैं तो उनको परमिशन लेने की ज़रूरत है। साथ ही जो भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट है, तो उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि पहले वो परमिशन ले, तभी वो इस तरीके के, तो उनको इन सारे एरिया में जाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। साथ ही हमारे देश में जितनी भी इलेक्शन वगैरह होती है तो उनको ये अधिकार नहीं है कि वो वोट देंगे, और ना ही हमारे यहाँ जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको वो हेल्ड कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280, इलेक्शन कमीशन है अंडर आर्टिकल 324। तो ये सारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसको कोई भी OCI कार्ड होल्डर होल्ड नहीं कर सकते। ना ही वो यहाँ पे पब्लिक सर्विस जैसा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और कोई भी यूनियन और स्टेट के साथ कोई भी आपका कनेक्शंस जो है उस तरीके की पोस्ट नहीं ले सकते कि जहाँ यूनियन गवर्नमेंट को और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अफेयर्स को संभालने के लिए जो भी पोस्ट होते हैं उस तरीके के पोस्ट में ये बाहर के लोगों को नहीं बैठाया जाएगा। इन शॉर्ट आप ये समझो, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे कंट्री के लिए ट्रस्टेड है और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के पर्पज़ से होती है, तो उस सारे चीज़ों में बाहर के लोगों को नहीं एंट्री मिलेगी, ऐसे आप लोग समझ सकते हो। तो ये पूरी हुई OCI कार्ड होल्डर के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, एंड आई होप कि यहाँ पे न्यू जो चेंजेस हुई है वो भी आप समझ गए हो। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस टू फिल पेंडेंसी ऑफ केसेस इन हाई कोर्ट। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज की डेट में हमारी जुडिशरी में कि नंबर ऑफ़ जो पेंडिंग केसेस है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, एंड इन कोविड-19 केसेस के साथ साथ आप देखो कि पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी केसेस बढ़ते ही गई है। तो इस सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि जो एडहॉक जजेस है उनको अपॉइंट करें। एडहॉक कहने का मतलब है कि टेम्पररी बेसिस में कोई पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए, जब पर्पज़ फुलफ़िल हो जाए तो ये पोस्ट भी एबॉलिश हो जाएगा। तो एडहॉक जजेस को यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है डिस्पैच कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि एडिशनल जजेस को अपॉइंट करे, वो भी एडहॉक बेसिस में और वो भी हाई कोर्ट में। तो चलिए ठीक है, हमारे संविधान में इस बातों को रखा गया है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? ये आर्टिकल है 224A। जहाँ पे ये कैपिटल A लगता है तो वो आप समझो कि जब हमारा संविधान हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950, तो उस समय ये प्रोविज़न नहीं था, इसको बाद में चलकर अमेंडमेंट करके इंक्लूड किया गया है। तो ये कैपिटल A का मतलब होता है अमेंडमेंट, ठीक है। लेकिन एडहॉक जजेस की बात ये है ना कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट तभी होगी जब जो रेगुलर वैकेंसी है जजेस की वो फिल हो जाएगी, तब उसी के बाद अगर ऐसा लगता है कि ज़रूरत है एडहॉक जजेस की तब उनको अपॉइंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पहले भी कहा गया है सेंटर के एडवाइस को देखते हुए कि एडहॉक जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना ज़रूरी है, जिससे जो यहाँ पे केस मतलब कि केस इतने बढ़ते जा रहे हैं उसको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सके।
इस समय आप देखो कि जो टॉप कोर्ट है उनके द्वारा क्लैरिफाई किया गया कि जो आइडिया है टेम्प्रेरी जजेस का हाई कोर्ट में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्जेंटली। यानी कि कोई भी जो आप देखो कि इतने सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, आप ये समझो कि हमारे देश में सारे हाई कोर्ट को इंक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट को और जितने भी सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, सारे कोर्ट्स को अगर इंक्लूड करके आप देखोगे तो मोर देन 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस आज की डेट में पेंडिंग है। और ये आप भी समझ सकते हो कि स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी थोड़ी लेट से चलती है। जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे जो है आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो जस्टिस होती है ना, वो कई बार बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है और सारी चीज़ें मैनुअल होती है। तो ये ऑब्वियस है, आज की डेट में अब वर्चुअल कोर्ट चलाए जा रहे हैं पैंडेमिक को देखते हुए। तो चलिए अच्छा है, इस पैंडेमिक ने काफ़ी चीज़ें बिगाड़ भी दी है तो काफ़ी चीज़ें अच्छी भी की है। तो देखते हैं आगे चलकर ये इस पर कैसे सुधार किया जाता है। और कोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो कुछ गाइडलाइंस भी रखा गया है कि कैसे हम लोग यहाँ पे एडहॉक जजेस को अपॉइंट करेंगे, और कुछ क्राइटेरिया को कंसीडर करके, जैसे कितनी पेंडेंसी फिगर है, क्या वैकेंसी सिचुएशन है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एडहॉक जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। मोर देन 40 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग है हाई कोर्ट में। तो ओनली हाई कोर्ट का ये आपका आंकड़ा बताया जा रहा है कि 40 लाख केसेस है। अगर हम लोग नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अकॉर्डिंग देखें और 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग देखें तो हाई कोर्ट में टोटल वैकेंसी 411 रेगुलर जजेस का है। अगर सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ देखें तो 1080 है। अब एडहॉक जजेस के बारे में समझते हैं। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 127, 224 एंड 224A है, जिसमें कि अपॉइंटमेंट की बात की गई है कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हमारी दोनों कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो हो सकती है वो आर्टिकल 127 है, और साथ ही साथ आप देखो हाई कोर्ट में जो बात की गई है वो 224 है। बट 224A आर्टिकल क्या कहता है कि आप लोग देखो कि एडहॉक जजेस की एडिशनल अपॉइंटमेंट की जाएगी हाई कोर्ट में, वो भी अंडर 224A। बट यहाँ पे आप देखो कि ये तभी किया जाएगा तब यहाँ पे जो रेगुलर वैकेंसी होती है जजेस की वो फुलफिल हो जाएगी, तब टेम्प्रेरी बेसिस पे जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो आर्टिकल 224A कहने का मतलब ये प्रोविजन के साथ है, जो ओनली लगा हुआ है ना, इसके साथ ये आपका ऐड किया गया। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस हो सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बारे में आर्टिकल 224 में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर एडहॉक जजेस को अपॉइंट करना है तो वो आर्टिकल 127 के तहत की जाती है। सारे आर्टिकल्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर कि जो भी आर्टिकल न्यूज़ में होते हैं उसे आप लोग ज़रूर याद कर लो। अगर हम लोग आर्टिकल 127 के तहत देखें तो जो लैक ऑफ कोरम होता है जजेस का, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे पहले कंसेंट करेंगे प्रेसिडेंट के साथ, और बाद में यहाँ पे कंसेंट करेंगे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। उसके बाद ही यहाँ पे जो जजेस है उनको यहाँ पे एडहॉक जज के तहत यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट की यहाँ पे कंसल्टेशन ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप देखो कि यहाँ पे एडहॉक जजेस जो है वो अपॉइंट हो पाएंगे। वहीं अगर हम लोग देखें आर्टिकल 224 एंड 224A, एडिशनल और जो एक्टिंग जजेस है उसको अपॉइंट किया जाएगा फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल से कम के लिए जो है यहाँ पे नहीं अपॉइंट किया जाएगा। 2 साल तक तो होना ही चाहिए, 2 साल से ज़्यादा के लिए नहीं अपॉइंट किया जाएगा, और उनकी एज 62 ईयर्स होनी चाहिए। जो भी पहले यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तब उनकी जो है यहाँ पे टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगी। तो जिस तरीके से यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, काम ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि केसेस पेंडेंसी में है, तो उस चीज़ को देखते हुए और उस प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। फाइन, तो ये भी चीज़ें याद रखनी है कि 2 साल के लिए मैक्सिमम और 62 ईयर्स यहाँ पर आपका एक थ्रेशोल्ड रखा गया है। सो ये हो गई एडहॉक जजेस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रूल्स यहाँ पे सेट किया गया है कि टाइम बाउंड कंप्लीशन करना है क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो आपको हर बार देखने को मिलता है कि हाँ टाइमलाइन यहाँ पे सेट किया जाता है, बट कौन फॉलो करता है। बट कोई नहीं, जो रूल्स आए हैं उस रूल्स को हम लोग सीरियसली देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रूल्स है जिसमें ये कहा गया है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है। इट मीन्स कि ये हमारा अधिकार है कि अगर हमें क्रिमिनल कुछ भी एक्ट करते हैं, अगर उसके तहत हमें पकड़ा जाता है तो ऑब्वियस है कि हमें एक टाइम बाउंड कंप्लीशन करनी चाहिए हमारे क्रिमिनल ट्रायल का। अदरवाइज़ उसी में ये चीज़ें क्लियर होती है कि सच में हम लोग यहाँ पे कल्प्रिट है कि नहीं है। अदरवाइज़ आप देखते हो कि बहुत सारे कॉमन मैन और जो इनोसेंट मैन होते हैं उनको भी कई बार पकड़ लिया जाता है, और जो ये क्रिमिनल ट्रायल्स में इतना सालों साल लग जाते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ भी स्पॉइल हो जाती है। तो ये जो ट्रायल कोर्ट है उनको यहाँ पे स्केड्यूल फिक्स करना है कि कब उनको यहाँ पे प्रोसीडिंग करनी है और डे टू डे बेसिस पे कैसे लेकर चलना है। जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन है बेल के लिए उसको तुरंत से तुरंत आपका डिस्पोज करना है, वो भी नॉन बेलेबल केसेस में। 2 तरीके की केस होती है कि कुछ आप ऐसा काम करते हो जिससे कि यहाँ पे बेल मिल सकता है, और कुछ ऐसा भी यहाँ पे अपराध किया जाता है जिससे कि बेल देने की प्रावधान नहीं है, तो इसे नॉन बेलेबल कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आप देखो एडवोकेट को अपॉइंट किया जाता है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो है उनको एडवाइस करे इस सारे प्रोसीडिंग के समय में।
देखिए, जस्टिस डिलीवरी हमारे इंडिया में बहुत डिले होता है। आप देखो कि 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी 3 करोड़ बोल रही थी, लेकिन ये अब 4 करोड़ हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि डे बाय डे ये इंक्रीज़ होते ही जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये मिलाकर 4 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में केसेस पेंडिंग हैं। डिले इन जस्टिस डिलीवरी जो अगर हम लोग क्रिमिनल केसेस में देखें, तो इससे क्या होता है ना कि लोगों की जो फेथ है क्रिमिनल जस्टिस में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। साथ ही साथ इससे आप लोग देखो कि सोशल गुड्स जो है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो ऑब्वियस है कि आप लोग भी अगर कहीं ना कहीं इस तरीके का अगर केस में फंसते हो, या आप कभी ना कभी आप देखते हो, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि टाइम पे तो जस्टिस मिलते नहीं है। तो लोगों की जो ट्रस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं इस जुडिशियल सिस्टम से ख़त्म होते जाती है। लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि डिले का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है जिसके कारण ये देर होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो अभी आपने देख लिया कि जो ट्रायल कोर्ट्स है उसमें नंबर ऑफ़ जजेस उस हिसाब से नहीं है जितने होने चाहिए। वैकेंसीज़ हमारे जजेस की बहुत ज़्यादा होती है, उसको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। साथ ही आप देखो कि नो टाइमली अपॉइंटमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जो है वो टाइमली अपॉइंटमेंट भी नहीं किया जाता है। इसके कारण केसेस पेंडिंग में जाते जा रहे हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग एडजर्नमेंट और फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट देखने को मिलता है। यानी कि कोर्ट की जो सेशन है उसको एडजर्न कर दिया जाता है, इट मीन्स की स्थगित कर दी जाती है। आपने एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाइन देखा होगा आपने, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइंड आई है, ठीक है। तो ये दोनों आपने पढ़ा ही होगा पार्लियामेंट वाले लेसन में। तो एडजर्नमेंट कहने का मतलब है कि स्थगित कर देना फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट एडजर्नमेंट साइंड आइन कहने का मतलब है कि स्थगित कर देना फॉर अनलिमिटेड इंडेफिनिट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कई बार होती है। लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन तो कुछ तो होना चाहिए ना, कि ऐसी ही सिस्टम हमारा चलते रहेगा। लेकिन हाँ, इसकी सोल्यूशन के लिए मालीमत कमेटी है जिनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है कि हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना होगा। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, मिलियन पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से हमारे देश में जजेस होनी चाहिए। आप ये चीज़ आप मेरे साथ जब जुड़े हो तो आपको इतना तो पता है कि हमारे देश में जितने बच्चे हैं उस हिसाब से, जितने स्टूडेंट्स हैं उस हिसाब से टीचर नहीं है, जितने हमारे देश में पेशेंट है उस हिसाब से हमारे देश में डॉक्टर नहीं है, और जिस हिसाब से हमारे देश में यहाँ पे पॉपुलेशन है उस हिसाब से जजेस नहीं है। तो सारी चीज़ें कम आपको देखने को मिलती है, इसलिए हमारे यहाँ चीज़ें लेट से चलती है। एक सेपरेट क्रिमिनल डिविजन्स होनी चाहिए हाई कोर्ट में, जो कि जितने भी क्रिमिनल केसेस है उसी को डील करे। साथ ही साथ आप देखो कि टाइम स्पेंड का भी रिकॉर्ड हो, जैसे कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट का जो डेट है वो भी आप देखो कि कई बार डिले होता है। कई बार कहा जाता है कि आज जजमेंट आ जाएगा, कल जजमेंट आ जाएगा, बट कभी कभी बहुत सारे केसेस में आप देखो कि ये तारीख पे तारीख ये बढ़ते जाती है। तो ये हमारे यहाँ की पहचान है, जो आज नहीं, काफ़ी दिनों से देखते आ रही हूँ। मैं जब छोटी थी तब वो पिक्चर थी, और आज के भी डेट में वही सिस्टम है हमारे देश में। खैर कोई नहीं, कभी ना कभी तो चीज़ें ठीक होगी। और साथ ही जो पीरियड ऑफ वेकेशन है कोर्ट्स की, उसको कम कर देना चाहिए। इनके द्वारा कहा गया है कि 21 डेज़ का ही यहाँ पे जो है छुट्टियाँ होनी चाहिए। अब आप देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कोर्ट्स बंद ही हो जाते हैं, जिससे कि कई बार डिले प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आम जनता को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये मालीमत कमेटी में इस तरीके का रिकमेंडेशन दिया गया था कि सबसे पहले कि जिस तरीके से हमारी मिलियन पॉपुलेशन है उस हिसाब से रेशियो ऑफ जजेस को इंक्रीज़ करनी चाहिए। हाई कोर्ट में एक अलग से क्रिमिनल डिवीजन होनी चाहिए। साथ ही टाइम स्टैम्प्स का रिकॉर्ड होनी चाहिए कि कब कब जजमेंट आपका प्रोनाउंस किया गया है, और साथ ही जो वेकेशन है कोर्ट की उसको कम करनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडेक्स है वो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स आपको पढ़ना है उसकी 3 चीज़ें याद रखनी है ओनली। सबसे पहले कि ये इंडेक्स आपके किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, इंडिया की इसमें क्या रैंकिंग है, एंड थर्ड वन इज़ कि क्या क्या पैरामीटर्स है। इससे बाहर आपसे कभी कुछ नहीं पूछा जाता। तो ये एनुअल इंडेक्स है, एक साल में एक बार आता है, और पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि हमारे यहाँ के जितने भी प्रेस मीडिया आपको देखने को मिलते हैं उनको कितना फ्रीडम है उसके बारे में इस रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चलता है। अब आप इसमें आप देख सकते हो कि हम लोग नीचे से टॉप करते हैं। इट मीन्स कि ये इंडेक्स में टोटल 180 कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है, जिसमें से नॉर्वे को टॉप किया गया है। नॉर्वे के बाद फिनलैंड, डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ शांति भी उसी तरीके से है और फ्रीडम भी उसी तरीके से है। हम लोग इन नीचे से टॉप कर रहे हैं। इट मीन्स कि 142 रैंक है आज के भी डेट में। ये लास्ट था, यानी 2020 में भी हमारा यही रैंक था। इस रिपोर्ट के द्वारा ये देखा गया है कि इंडिया जो है बैड क्लासिफिकेशन यहाँ पे शेयर करते हैं ब्राज़ील, मैक्सिको और रशिया के साथ। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर्स तो नहीं है, बट हाँ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया इलेक्ट हुए हैं 3 की बॉडीज़, जो कि यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी न्यूज़ होती है, टॉपिक्स होती है, वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि 3 बॉडीज़ कहाँ कहाँ हम लोग इस बार इलेक्ट हुए। तो सबसे पहला है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रिंसिपल
पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ फ्रेम किए जाते हैं, तो उन सब के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी दूसरी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी दूसरी है। सो दिस इज़ अबाउट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, जो कि क्राइम प्रिवेंशन और क्रिमिनल जस्टिस के फील्ड में ये आपका बॉडी बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो मेंबर स्टेट्स जो होते हैं वो यहाँ पे ECOSOC के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, जो कि है यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इनके द्वारा ये इलेक्ट होकर आते हैं। फाइन। उसके बाद हमारी सेकंड बॉडी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन विमेन। तो ये जेंडर इश्यूज़ को लेकर चलते हैं, यानी कि विमेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो इस बोर्ड में देखने को मिलता है। यहाँ पे टोटल 41 मेंबर्स हैं। थर्ड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो कि सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है। यहाँ पे 36 स्टेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड यहाँ पे एक इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी डायरेक्शन और सुपरविजन जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत किया जाता है। तो ये 3 बॉडीज़ है जहाँ पे अभी इंडिया इलेक्ट होकर आए। 3 ईयर टर्म है, जो कि 1 जनवरी 2022 से ये स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर भी आप देखो कि इंडिया के द्वारा ये इस बॉडी में इलेक्ट हुए थे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन एंड कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये 3 बॉडीज़ है जहाँ पे इंडिया इलेक्ट होकर आया था। अगर इस बॉडी की बात करूँ तो ये हार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम है, जिसमें कि 3 डायमेंशन यहाँ पे एडवांस किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जैसे इकोनॉमिक बेसिस में डेवलपमेंट हो, सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो यानी कि इन 3 फील्ड में इस तरीके से डेवलपमेंट हो कि आज के डेट में जितने भी जनरेशन है उनको पूरी नेचुरल रिसोर्सेज की फ़ायदा, बेनिफिट सब कुछ मिले और आगे आने वाले जनरेशन को भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो। ओके, सो इस पर मेनली फोकस किया जाता है इस बॉडी के द्वारा। यूनाइटेड नेशन चार्टर की अगर बात करूं तो वो इस बॉडी को इस्टेब्लिश किए थे 1945 में एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए कि प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आपका जनरल असेंबली, सेकंड वन इज सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑल टाइम आपको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। जस्टिस के लिए यहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ट्रस्टीशिप यहाँ पे काउंसिल है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक, सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। सेक्रेटेरिएट भी इसका है। तो ये 6 आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया नीदरलैंड रिलेशन। तो देखिए कुछ नया होगा इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, मोदी जी, और जो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा एक वर्चुअल समिट हुई। वर्चुअल समिट कहने का मतलब है कि वीडियो कॉल पे इन्होंने बात किया, और वो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर के समय। ये एक आपका डायलॉग था जिसके तहत इन्होंने बात किया है। अब देखते हैं कि इंडिया और नीदरलैंड की रिलेशन हमारी कैसी है। व्यापार और इन्वेस्टमेंट को लेकर देखें तो नीदरलैंड इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में, तो काफ़ी अच्छी बात है, और हमारे लिए 3rd लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर्स भी है। आपको ये बात बतानी है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सबसे FDI हमारे देश में सबसे ज़्यादा किस देश से आती है। साथ ही इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर्स है नीदरलैंड में, और ये 2019-20 की बातें बताई जा रही है। हमारे यहाँ इन्वेस्ट जो नीदरलैंड करते हैं वो 3rd लार्जेस्ट है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसके तहत जो भी फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो किसी और देश के किसी और फील्ड में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए 2 रूट होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट, जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, और एक होता है गवर्नमेंट रूट, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सरकार की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो नीदरलैंड हमारे यहाँ 3rd लार्जेस्ट है, और हम लोग नीदरलैंड में जो है 4th लार्जेस्ट यहाँ पे FDI इन्वेस्टर्स होते हैं। नीदरलैंड आप देखो कि इंडिया को गेटवे फॉर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मानते हैं। EU पोस्ट, यानी कि जो ब्रेग्जिट हुआ है यूरोपियन यूनियन का, यानी कि ब्रिटेन का जो यूरोपियन यूनियन ग्रुप से बाहर निकलना। यूरोपियन यूनियन में आज के डेट में 27 मेंबर है, 28 हुआ करता था, बट आज के डेट में जब से ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रिटेन का बाहर निकला गया, तब से आप देखो कि नीदरलैंड जो है वो इंडिया का गेटवे फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बन चुका है। एक अच्छा स्कोप है हमारे लिए, तो हम लोग अपनी रिलेशन बढ़ा रहे हैं उनके साथ। स्मार्ट सिटीज़ और मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया चाहते हैं कि नीदरलैंड कॉपरेट करे हमें इस फील्ड में, और अर्बन प्लानिंग को लेकर, पेडेस्ट्रियनियनाइजेशन को लेकर, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे आज आप रोड पे निकलते हो तो कोई भी लोग आप देखो, जो पैदल चलने वाले हैं, जो साइकिल से चलने वाले हैं, जो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, सब एक ही जगह चलते हैं। बट ये चीज़ें आपको फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं देखने को मिलेंगे। पेडेस्ट्रियन के लिए वो अलग से फुटपाथ होता है जिसमें कि वो चलते हैं, वहाँ पर कोई भी व्हीकल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और व्हीकल्स के लिए अलग फुटपाथ होते हैं जिसमें कि व्हीकल्स ड्राइव होते हैं, राइड होते हैं, उसमें कोई भी पैदल नहीं चलते, तो एक्सीडेंट की चांसेस बहुत कम होती है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ हो, और स्मार्ट सिटीज़ में अलग से पेडेस्ट्रियन
पेडेस्ट्रियन के लिए एक अलग पाथ बनाया जाए जो कि हमें इस फील्ड में नीदरलैंड कोऑपरेट करे। साथ ही साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग साइकिल चलाने से शर्म करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देखो कि गूगल कंपनी जब आप जाओगे तो वहाँ बड़ी से बड़ी लोग जो है ना वो सूट कोट पहन के साइकिल चलाकर वो गूगल ऑफिस पहुँचते हैं। आप लोग यूट्यूब में यूट्यूब में उनकी वीडियो क्लिप भी है, वो भी आप लोग देखोगे तो बड़ा बहुत अजीब लगेगा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सूट कोट पहनेंगे तो हम लोग मर्सिडीज़ ऑडी यही सारे गाड़ियों से उतर सकते हैं, बट आप ये नहीं समझ सकते कि एक जगह आप अगर बड़े आदमी बन गए हैं तो दूसरी जगह आप इन्वायरमेंट को ले डूब रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से सत्यानाश कर रहे हो। तो आप लोग को कुछ सीखना चाहिए उनसे। साइकिलिंग करने से क्या होता है कि उनका एक्सरसाइज भी हो जाता है, हमारी इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाती है। तो कहते हैं ना एक तीर से दो तीन निशाना, तो वो चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। तो इस चीज़ को भी हमारे देश में बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ ही जो वाटर बॉडीज़ है एक्चुअली इसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी बहुत देखने को मिल रही है कई देशों में, कई जगह में तो लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इवन हमारी जो ग्राउंड वाटर की टेबल है वो भी बहुत डाउन होते जा रही है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत बुरे तरीके से होते जा रहा है। तो हमें वाटर बॉडीज़ को सेव करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारे सेक्टर्स में हम चाहते हैं कि हमें नीदरलैंड जो है हेल्प करे। साथ ही इंडिया के द्वारा नीदरलैंड को इनवाइट भी किया गया है कि हमारे स्मार्ट सिटीज़ को अडॉप्ट करे वो, और साथ ही साथ फिनेंशियल सपोर्ट भी दे। हमारे यहाँ पे आप देखो कि स्मार्ट सिटी मिशन आया था 2015 में, जिसमें ये कहा गया था कि 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाएगा। अब स्मार्ट सिटीज़ कहने का क्या मतलब होता है? स्मार्ट सिटीज़ कहने का मतलब होता है कि हमारे यहाँ उस सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, हॉस्पिटल अच्छी हो, लोगों के लिए हायर एजुकेशन की सिस्टम हो, साथ ही शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब कुछ हो, जो भी एक सुख सुविधा का सामान होता है, कोई भी लोग वहाँ पे गरीब ना हो, सबको यहाँ खाना मिले, कपड़े मिले। तो इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने की बात की जाती है स्मार्ट सिटीज़ में। बट आपको पता है कि हमारी सारी स्कीम्स आकर अटक जाती है, और एक ही मेन रीज़न होता है फ़ंड की कमी। आप लोग अगर महारानी देखे हो, महारानी वेब सीरीज़ है, आई डोंट नो वो किस प्लेटफॉर्म में है, बट उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी है। वो बिहार की जो चीफ़ मिनिस्टर थी राबड़ी देवी, उनके ऊपर बनाया गया है। लेकिन उसमें भी यही चीज़ें दिखाई गई है कि कैसे स्कैम होता है, और कैसे जो है लोग जो है बहाना बनाते हैं कि फ़ंड की कमी है और कोई भी डेवलपमेंट काम हमारे देश में नहीं हो पाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी एक बार महारानी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं बाद में पता करके आपको ज़रूर बता दूँगी नेक्स्ट में, या फिर जिसको भी पता है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे दूसरे बच्चों को हेल्प होगा। ओके, मैं इतना ज़्यादा वेब सीरीज़ वगैरह नहीं देखती हूँ क्योंकि उस तरीके के टाइम नहीं होते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं ना वेब सीरीज़ आज के डेट में, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है जो कि रियलिटी को शो करे। मुझे तो ये फार बेटर लगता है जो हमारा बॉलीवुड सिनेमा है, तो उससे बेटर है वेब सीरीज़ आप देखो। लेकिन हाँ, मैं एक ही नहीं कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करके देखो, नेवर। कभी कभी होता है कि आपको रिफ़्रेश की ज़रूरत होती है, और इस कोविड-19 में कोई बाहर जा नहीं सकता, तो बेटर है कि आप घर पे ही रहो और आराम से ये सारी चीज़ें देखो, जिससे आपको नॉलेज भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो जाए और आपका मूड भी फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी वेब सीरीज़ ऐसी है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं कई बार ऐसे बच्चों को देखती हूँ जो आप लोग मुझे मेल भी करते हो, मैसेज भी करते हो कि कई घंटों तक आप लोग वेब सीरीज़ देखते हो और उससे आप लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो मैं इसके लिए भी वीडियो सीरीज़ जो हमारी बीपीएससी की चल रही है उसमें मैं ज़रूर बात करूँगी कि कैसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए। मुझे भी बहुत शौक होता है मूवी देखने का। जब मैं बीटेक में थी, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि उस समय की कोई भी मूवीज़ जो होगी वो 4 साल में कोई भी मूवी नहीं छूटी होगी, चाहे वो सुपर डुपर फ्लॉप ही क्यों ना हो, क्योंकि वो एक आदत सा लग जाता है, लत सा लग जाता है। क्योंकि आप लोग भी अगर इंजीनियर होंगे, अपने कॉलेज लाइफ को अगर आप लोग उस तरीके से लीड किए हो, तो आप कनेक्टिविटी फील कर सकते हो मेरे से। लेकिन उसके बाद जब मैं इस जोन में आई, प्रिपरेशन के जोन में आई, तब मुझे पता चला कि वो सारी चीज़ें कितना टाइम खा जाती हैं, उसका कॉम्पो करना ज़रूरी है, और वो हो भी जाता है टाइम के साथ। तो बात करूँगी इस टॉपिक में, अभी डाइवर्ट नहीं होते। कम टू द टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो हम लोग चाहते हैं अगेन कि नीदरलैंड हमें यहाँ पे सपोर्ट करे। जैसे डच इंडिया वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसमें कि जो वाटर चैलेंजेस हैं हमारे देश में, उसकी सॉल्यूशन यहाँ पे लाई जाएगी। लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज़ है, और इंडो डच रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम है। येस, नमामि गंगे प्रोग्राम, आपको ये बताना है कि ये कब स्टार्ट हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम में हम लोग ये प्रण लिए थे कि अपनी गंगा नदी जो है उसको साफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पा रहा है आज की भी डेट में। मुझे याद है कि मैं फेब मंथ में एक फेब या जनवरी में एक इन्वायरमेंट की आर्टिकल ली हूँ, फेब में तो नहीं है, ये जनवरी में है, जिसमें मैं डिस्कस की हूँ कि नमामि गंगे का जो उसका ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो कितना अच्छा था, लेकिन आज के भी डेट में हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि अगेन फंड की कमी है।
फ़ंड की कमी से ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है ना कि विल की कमी होती है। अगर जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये चीज़ आप जानते होंगे। तो विल होगा तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे देश में इतने अच्छे पॉलिटिशियन हैं कि वो लोग सब इतना अच्छा बहाना बना के बैठते हैं। बट कोई नहीं, ये भी चैलेंजेस, जो वाटर की चैलेंजेस हमारे देश में, हम लोग ने नीदरलैंड को कहा है कि प्लीज़ इस चीज़ का सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करो। साथ ही पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि वो एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है उसके लिए ये कॉपरेट करेंगे। एंड व्हाट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस? आप लोग देखो कि डायबिटीज़ के पेशेंट आप सबकी के घर में होंगे ही, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स को नहीं होगा तो आपके नाना नानी, दादा दादी के घर पे ज़रूर होंगे। तो डायबिटिक के पेशेंट्स को क्या हो जाता है ना कि उन्हें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने होते, उसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो है नहीं आज के डेट में। तो वो लोग जो मेडिसिन खाते हैं ना, 6 साल 10 साल के बाद क्या होता है कि वो मेडिसिन उनके बॉडी में काम करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है कि फिर हाई डोजेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में वो जो मेडिसिन है वो ना, वो रेसिस्ट कर जाती है, अब वो काम नहीं करती है, क्योंकि हमारे बॉडी में सारे जितने सेल्स वगैरह है तो वो मजबूत हो जाते हैं और बार बार उस मेडिसिन को खाते खाते उनको आदत हो जाती है, हैबिट हो जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ऐसा अब हमें काम करना है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो। तो इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आप समझो कि बॉडी की हमारी स्ट्रक्चर तो वही है, कैपेसिटी वही है, लेकिन हमें डोजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। डोजेस अगर मेडिसिन के आप बढ़ाओगे, अगर कल को 50 mg खा रहे हो और उसके बाद आप अचानक से 100 mg खाओ, 500 mg खाओ, तो इसकी साइड इफेक्ट भी उसी हिसाब से आपको असर देगी। और आप जानते हो जितना ओल्ड एज होते जा रहा है उतनी ही इम्यूनिटी सिस्टम वीक होते जाती है बॉडी की, और हाई डोजेस देने से जो है ना, लोग और ज़्यादा बीमार पड़ रहे, और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स अराइजेज हो रहे। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दी डायबिटीज़ का, आप इसको और भी बीमारियों में देख सकते हो। टीबी के पेशेंट को, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इंडो पैसिफिक वाले रीजन में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के द्वारा नीदरलैंड को वेलकम किया गया है कि आप इंडो पैसिफिक के लिए कुछ गाइडलाइंस लेकर आए, जिससे कि ग्लोबल पीस आए, सिक्योरिटी आए, और इस रीजन में प्रॉस्पेरिटी की बात की जा रही है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट कि क्लाइमेट एक्शन, कोई भी कंट्रीज़ जो है क्लाइमेट एक्शन में बिना बात किए हुए तो नहीं जाती है। तो पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें कि ये कहा गया है कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए बात की गई है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ानी है एंड कल्चर कॉपरेशन बढ़ानी है। नीदरलैंड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन है यूरोप में, यूके के बाद, यानी कि हमारे जो इंडियंस हैं वो यूके में पहले फर्स्ट जाते हैं, फिर सेकेंड नंबर पर नीदरलैंड ही जाना पसंद करते हैं। तो आप लोग भी अपनी डेस्टिनेशन रख लो कि एक बार ज़रूर घूम लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज़ है। यूरोप की सारी कंट्रीज़ घूमना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इवन कल को आप जब सिविल सर्वेंट बन जाओगे ना, तो खुद ही आप लोग एक छुट्टी ले लेकर हमेशा जाओगे बाहर घूमने के लिए, वहाँ से कुछ सीख कर आओगे, वहाँ की पॉलिसी सीख कर आओगे, और उसको फिर हमारे देश में इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये सारे सिविल सर्वेंट करते हैं, तो आप भी करोगे। तो आप लोग को भी ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ सीखा जा सकता है। तो नीदरलैंड की जो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है वहाँ की। तो आप लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। बट एक होता है ना कि जब आप लोग उस फील्ड में जाकर, उस देश में जाकर अगर वहाँ के काम देखोगे कि वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, वाटर को कैसे मैनेज करते हैं, तो फिर आपको आइडिया ज़्यादा होगा। और अब वापस तो आकर आपको हमारे देश में इम्प्लीमेंट ही ना करना है, तो फिर आप लोग बेटर तरीके से कर पाओगे। तो ये सारे इंडिया और नीदरलैंड के बारे में बात हुई। आइए थोड़ा नीदरलैंड की सैर कर लेते हैं कि एक्चुअली ये मैप में है का। मैप की लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप लोग इग्नोर मत ही करना। नीदरलैंड आप देख सकते हो, ये वाली एरिया है। इसकी सबसे ब्यूटीफुल सिटी है एम्स्टर्डम एंड रॉटरडम, ओके, एंड द हेग। ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबकी सेक्रेटेरिएट आपको अधिकतर देखने को मिलेगा द हेग, नीदरलैंड। अब आपको कमेंट बॉक्स में 2 ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसकी सेक्रेटेरिएट यहाँ पे है द हेग में, ओके। अब इसकी बाउंड्री किस किस कंट्री से शेयर होती है, तो 1 है यहाँ पे जर्मनी, सेकंड है बेल्जियम। अब थोड़ा सा आपको अगर घुमाऊँ तो हमारे इंडिया से आप अगर चलोगे तो इस तरीके से आपको सबसे उड़ते हुए यहाँ पहुँचना होगा, जो कि एकदम कॉर्नर पे है हमारा जर्मनी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्थ सी है, तो इसको भी ध्यान रखना है, लोकेशन आपको अपने माइंड में रखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि बात करेंगे यूएस वॉरशिप इंटर्स इंडियन वाटर विदाउट कंसेंट। तो ये चीज़ें भी न्यूज़ में थी कि जो यूएस के शिप्स है वो हमारे
हमारे जो वाटर्स है उसमें इंटर हो गए थे, बट हमारे द्वारा कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी और ना ही हमें कंसेंट था, कुछ भी ऐसा नहीं, हमें जानकारी भी नहीं दी गई थी। तो यूएस नेवी जो है वो अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत इंडिया की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें इंटर कर गए थे, वो भी लक्षद्वीप के बगल वाले एरिया, बिना इंडिया को प्रायर कंसेंट दिए हुए। तो ये तो बहुत अजीब बात है, अपनी तानाशाही, ये दादागिरी तो नहीं चलेगी हमारे एरिया में। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोग्राम है, जिसमें ये कहा गया है कि वो यूएस नेवी जो है ना वो अपने पासेस को कंडक्ट कर सकते हैं थ्रू वाटर, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि उनका वो एक्सक्लूसिव टेरिटरी जो है कोस्टल नेशन का नहीं है। इट मीन्स कि अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये एक्सक्लूसिव टेरिटरी नहीं है, तो उसमें वो अपने वेसल्स को, अपने जो वॉरशिप है उनको वो अपना इंटर कर सकते हैं। इंडिया अपोज किए, यानी हमारे द्वारा तो ये मूव्स अपोज किया गया, लेकिन हम लोग किस बेसिस पे अपोज किए? हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पे ऑथराइज नहीं करेंगे हम लोग किसी भी और राज्य को कि वो अपने मिलिट्री एक्सरसाइज को कैरी करे हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और वो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, विदाउट हमारे जो है कोस्टल स्टेट के कंसेंट में। तो ये बहुत बुरी बात है। हम लोग इस कानून को फॉलो करते हैं और इस कानून के द्वारा यही कहा गया है कि किसी भी और स्टेट को यहाँ पे हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत है, हमें कंसेंट देने की ज़रूरत है। एटलीस्ट लक्षद्वीप के बगल वाले जो एरिया है यहाँ पे, जो केरल कर्नाटक है, इन स्टेट राज्यों से जो है यहाँ पे परमिशन लेनी चाहिए थी, या फिर इनसे भी नहीं, हमारे देश से परमिशन लेनी चाहिए थी। इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो यूएस का मूव्स है उसको हम लोग अपोज करते हैं। साथ ही ये हमारे जो टेरिटोरियल वाटर है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और अदर जो मैरीटाइम जोन एक्ट है 1976 का, इसको वॉयलेट करता है। और साथ ही साथ ये नोटिफाई भी किया है कि इंडिया की जो स्टेट की सॉवरेनिटी है उसको लेते हुए, अब इस कानून के तहत आप देखो कि सारे जो फॉरेन शिप्स है अदर देन वॉरशिप, कुछ एक शिप्स होते हैं जो कि आप देखो कि कार्गो शिप वगैरह होते हैं, या फिर ठीक है कोई ऐसी जहाज भी हो गया, लेकिन वॉरशिप कहने का मतलब है कि इसमें पूरे लोडेड होते हैं, यानी कि लड़ाई वाला, युद्ध वाला जो शिप होता है ना, उसमें पूरी आपकी जो है वेपन्स वगैरह लोडेड होते हैं, तो उसको हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। वो इंजॉय कर सकते हैं राइट ऑफ इन ओशन पैसेज, यानी कि अगर उनको हमारे इंडियन ओशन वाले रास्ते से, अगर हमारे वाटर से पास होना है, दूसरे कंट्री में जाना है, तो वो यहाँ पे कोई और शिप्स जो है वो आराम से जा सकती है, पैसेज के जैसा, यानी रास्ता जैसा वो यूज़ कर सकते हैं। बट वॉरशिप को हम लोग परमिट नहीं करते, और यूएस के नेवी जो थे वो वॉरशिप लेकर आ गए थे। वहीं अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन की जो वॉरशिप है उसको भी अलाउ किया गया, जैसे सबमरीन है या फिर दूसरे जो अंडर वाटर व्हीकल है, तो उनको अलाउ किया गया है कि ठीक है आप हमारे जो वाटर है उसको इंटर कर सकते हो, पास भी कर सकते हो थ्रू टेरिटोरियल वाटर से। और ये पहले ज़रूरत है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको प्रायर नोटिस दे सकते नहीं, देनी ही होगी। तो ये चीज़ें कहा गया है कि ठीक है फॉरेन वॉरशिप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन वॉरशिप में क्या, तो सबमरीन जो पनडुब्बी होती है और अंडर वाटर जो व्हीकल होते हैं उन्हीं को ये परमिशन दिया गया कि वो पासेस जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमारे सरकार से उनको प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत है, या फिर कंसेंट लेने की तो ज़रूरत है ही ना। ये कैसे हो गया? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, जिसके बेसिस पे हम लोग हर एक के ऊपर जो है ना ये टकटकी लगा के रखते हैं। तो अनक्लॉज के बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये हमारे मैरीन एरिया को 5 मेन जोन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इंटरनल वाटर है, सेकंड है टेरिटोरियल सी, थर्ड है कंटीजियस जोन, एंड फोर्थ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड फिफ्थ है हाई सीज। तो इनिशिएटिव अगर हम लोग अनक्लॉज के अंदर देखें तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है, साथ ही इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, साथ ही कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। साथ ही हम लोग अपने देश की बात करें तो हम लोग 1995 से ही इस कानून को मानते हैं, बट आज के भी डेट में यूएस जो है इस कानून के सिग्नेटरी नहीं है। तो ये चीज़ें समझना होगा, क्योंकि हम लोग इस कानून को मान के ही यहाँ पे अपोज कर पाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए मैप में देख लेते हैं कि ये 5 जून का मतलब क्या होता है। तो ये फिगर में आप लोग देखो, सबसे पहले टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी हम लोग किसको कहते हैं? तो ये जो हमारा लैंड है ना, ये लैंड से ख़त्म होता है, और जब ये सी वाला एरिया यहाँ पे ऊपर में ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये 12 नॉटिकल माइल्स से, यानी कि मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग कहते हैं जहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स आएगा वहाँ तक हम लोग इसको कहते हैं टेरिटोरियल सी, वो भी बेस लाइन से, ठीक है। उसके आगे आप बढ़ोगे तो अगेन 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं, जिसे हम लोग कंटेजियस जोन कहते हैं। उसके आगे आप बढ़ोगे तो फिर आता है आपका अचानक से 200 नॉटिकल माइल्स, वो भी बेस लाइन से, यहाँ से आपका यहाँ तक आता है 200 नॉटिकल माइल्स, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और इसके आगे वाले जितने भी एरिया होते हैं उसे हाई सीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि हाँ ये सारे एरिया है, जैसे आपका यहाँ पे टेरिटोरियल सी हो गया 12, अगेन उसके बाद कंटेजियस जोन हो गया 12। लेकिन ये दोनों आपका देखिए, कंटेजियस जोन जो आपका आता है
ये आपका अगर यहाँ से देखोगे तो ये 24 माइल्स तक आ जाएगा, नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ये अप टू 12 माइल्स तक होता है, वो भी आफ्टर टेरिटोरियल सी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कितना है, तो ये है 200 नॉटिकल माइल्स, और उसके बाद इसके बियॉन्ड आपका हाई सी आ जाता है। तो ये फिगर आप लोग समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है प्रोजेक्ट दंतक। ओके, दंतक। तो ये एक्चुअली है क्या, एक्चुअली यहाँ पे डायमंड जुबली भूटान में इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये स्टैब्लिश किया गया था 24 अप्रैल 1961 में बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रोड कंस्ट्रक्शन में, जो कि हमारे ही देश में ये रोड नहीं बनाते बल्कि और भी देश में ये रोड बनाते हैं। इनको यहाँ पे टास्क दिया गया था कि पायनियर मोटरेबल रोड बनाना है, वो भी भूटान में। कुछ नोटेबल अगर प्रोजेक्ट देखें जो कि एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि आप देखो कि पैरो एयरपोर्ट हो गया, थिम्बू हो गया, और ताशीगांग हाईवे हो गया, टेलीकम्युनिकेशन एंड हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए कि ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो प्रोजेक्ट दंतक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, डायमंड जुबली हो चुकी है भूटान में इसका। ऑपरेशन तेमन है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेवी जो है वो डिस्पैच किए हैं डीप जो सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स, जिससे कि हमारे इंडोनेशियन नेवी को सपोर्ट कर सके इन सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स में। वो भी किस लिए, तो जो सबमरीन KRI नांगला है उनको यहाँ पे सर्च करना है और रेस्क्यू भी करना है, जो कि 53 पर्सनल ऑन बोर्ड के साथ ये मिसिंग हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था कि जो इंडोनेशिया के यहाँ पे जो ये वेसल्स है जिसमें 53 लोग थे, उनके साथ ही ये जो सबमरीन है ना वो गायब ही हो गया था। तो इस सबमरीन को ढूंढने के लिए हमारे इंडिया के साथ साथ और भी देश यहाँ पे लग गए थे, बट हमारे द्वारा जो ये ऑपरेशन चलाया गया था उसे हम लोग ऑपरेशन तेमन का नाम देते हैं। तेमन कहने का क्या मतलब होता है, तेमन अगर हम लोग इंडोनेशियन लैंग्वेज में देखें तो तेमन कहने का मतलब होता है फ्रेंड। इसलिए हम लोग इंडोनेशिया को अपना दोस्त मानते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन भी है हमारा इंडोनेशिया के साथ। तो इसलिए तेमन मीन्स फ्रेंड, और फ्रेंड हम लोग कह रहे हैं, तेमन ये इंडोनेशियन लैंग्वेज में इसे फ्रेंड कहा जाता है। इंडिया आप देखो फ्री कंट्रीज़ में से आते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि हम लोग इस तरीके से कैपेबल है ना कि हम लोग यहाँ पे सर्च और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए इस फील्ड में भी बहुत आगे हैं। और जो सिस्टम है हमारा, वो सबमरीन को लोकेट किया गया था कि 1000 मीटर डेप्थ है। तो इस सिस्टम से, जो भी हमारे पास सिस्टम है उसके थ्रू हम लोग ने इसको देख लिया था। और हमारे पास जो सिस्टम है उसको DSRV सिस्टम कहते हैं, जो कि रैपिडली यहाँ पे मोबिलाइज़ किया जाता है एयर, रोड और सी के द्वारा, जिससे कि सबमरीन रेस्क्यू बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हो पाता है। इवन दूर के लोकेशन में भी अगर कोई सबमरीन भूला गया है तो उसको भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। ये सब छोटी छोटी न्यूज़ ना काफ़ी जहरीली हो जाती है अगर आपको एग्जाम के टाइम में नहीं रिकॉल हो पाया तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, जो कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF है जिनके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। इनके द्वारा ग्रोथ दिखा गया है कि इंडिया अगर एस्टिमेटेड कॉन्स्ट्रक्शन देखे जो 8% है फिजिकल ईयर में, 31 मार्च को जो ये एंड हुआ है 2021 का, तो इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि 12.5% से जो है हम लोग करंट ईयर में इसको ग्रो करेंगे। यानी कि ठीक है, हमारा ग्रो जो 2022-23 में होने वाला है वो 6.9% तक हमारा ग्रोथ होने वाला है। तो चलिए ठीक है। वहीं अगर ग्लोबल की देखें तो जैसा एस्टिमेट किया गया था 2022 में ये -3.3% था, और ग्लोबल इकॉनमी को ये प्रोजेक्ट किया गया है कि ठीक है इस साल 6% होगा, और नेक्स्ट ईयर ये थोड़ा घट के 4.4% हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वेव जो हमारे इंडिया में है, और काफ़ी देश में तो आके चले गए, काफ़ी देश में तो थर्ड वेव भी आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारी ग्लोबल इकॉनमी बहुत हिट हुई है। तो इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर हमारी ग्रोथ जो है वो थोड़ी डाउन हो जाए। डाइवर्जेंट इम्पैक्ट देखें कि अलग अलग जगह में कैसे इम्पैक्ट हुए। तो आउटपुट लॉस हुआ है, जिसके कारण आप देखो बहुत सारे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं। वो भी वैसी कंट्रीज़ जो कि टूरिज्म और कमोडिटी एक्सपोर्ट में रिलाय करते थे, तो उनको बहुत घाटा हुआ है। एमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ और जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको भी बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है इस कोविड-19 के कारण। क्लोज टू 95 मिलियन मोर पीपल्स जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट से भी वो नीचे जा चुके हैं। यानी कि जो गरीबी रेखा के ऊपर के लोग थे वो इस पेंडेमिक हिट के कारण जो है 95 मिलियन मोर पीपल है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। और साथ ही साथ कोविड-19 रिसेशन की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि स्मॉलर स्कार्स ये छोड़ जाएगा, जो कि 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके कंपैरिजन में कहा जा रहा है कि हाँ ये अपना दाग तो छोड़ जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम। ठीक है।
अच्छा, आपको ये बताना है कि रिसेशन और डिप्रेशन में क्या अंतर है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ रेगुलर कनेक्ट हो, ये 4 बजे जो डेली लेसन आती है, अगर इस तरीके से आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो मैं ही आपका रिवीजन करा दूँगी, क्योंकि कई बार आपके क्वेरीज आते हैं कि मैम रिवीजन कैसे करना है। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए और थोड़ा सा कष्ट करके कमेंट कीजिए, सर्च कीजिए जो भी मैं पूछती हूँ। अगर नहीं पता है, अगर पता है तो जो पता है उसको कमेंट कीजिए, तो आप लोग की ये चीज़ें जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है वो ज़रूर मजबूत होगी। पॉलिसी प्रायोरिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो कंट्रीज़ को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो अपनी पॉलिसी रिस्पांस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, वो भी पैंडेमिक के स्टेज में, साथ ही रिकवरी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। और पॉलिसी की अगर बात करें तो फर्स्ट ये फोकस करेंगे कि कैसे क्राइसिस को हम लोग कम करें, जो आज की डेट में इतनी हाहाकार है, त्राहिमाम है, उसको हम लोग कैसे कम करें, इस पर ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें हेल्थ केयर स्पेंडिंग करनी होगी, खर्चे करने होंगे लोगों के हेल्थ केयर में। साथ ही वेल टारगेटेड जो फिजिकल सपोर्ट है वो हम लोग को प्रोवाइड करना है। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको मेंटेन करके चलना है। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो वाइटल है। हेल्थ केयर फ्रंट में अगर देखें तो इसका मतलब है कि हमें एडिक्वेट वर्ल्ड वाइड वैक्सीन प्रोडक्शन को इंश्योर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। साथ ही साथ आप देखो कि कोवैक्स फैसिलिटी भी लाया जा रहा है, जिसमें कि फंडिंग की जाएगी, सफिशिएंट फंडिंग होगी कि हमारी जो वैक्सीन की जो चेन है वो यहाँ पे ना टूटे। साथ ही इंश्योर किया जाएगा जो फिनेंशियल कॉन्स्टेंट निकल कर आ रहा है, इकोनॉमीज़ में पैसे की कमी निकल कर आ रही है, वो चीज़ें भी IMF जो है यहाँ पे दूर कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए। ओके, सो ऑल राइट, यहाँ पे ये हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं, इंडिया इन्वॉक पीस क्लॉज अगेन एज राइस सब्सिडीज एक्सीड 10% कैप। ठीक है, इंडिया के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि जो राइस प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू 2019-20 में 46.7 बिलियन डॉलर था। वहीं अगर देखें तो सब्सिडीज़ यहाँ पे जो दी गई है वो 6 बिलियन डॉलर तक का दी गई है, और जितना परमिटेड था यानी कि 10% ही परमिटेड था, बट सब्सिडी जो है हमारे यहाँ 13.7% तक दी गई है। सब्सिडी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा छूट दे दिया जाता है। जैसे आप लोग गैस सिलेंडर खरीदते हो तो 1000 की खरीदते हो, लेकिन उसमें कुछ 200 समथिंग जो है आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है। तो यही सब्सिडी होती है जो कि सरकार हमारे किसानों को देती है इनपुट खरीदने के लिए। इवन जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाते हैं तो उसको बाहर बेचने के लिए भी सरकार के द्वारा यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, लेकिन एक कैप लगा दिया जाता है कि हाँ 10% से ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते हो। लेकिन ये कई बार देखने को मिलता है कि ज़्यादा सब्सिडी हो जाती है। इंडिया ऐसे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, यानी कि जो पीस क्लॉज है उसको भी ये इन्वॉक कर सकती है। इंडिया के द्वारा आप देखो कि ब्रीच ऑफ कमिटमेंट है, वो भी अंडर किसके, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के, जो कि यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे देश में। कुछ अगर हम लोग बात करें पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम की, तो यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि जो ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। अगर यहाँ पे किसानों से परचेजिंग में इन्वॉल्व है और सरकार के द्वारा ही अगर ये प्राइस फिक्स कर दिया जा रहा है, तो इससे हमारा जो व्यापार है ना वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे सपोर्टेड और एडमिनिस्ट्रेड प्राइस कहते हैं। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट भी है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि जो एग्रीगेट मेजरमेंट होता है सपोर्ट का, या फिर यहाँ पे हमारा जिसको हम लोग एम्बर बॉक्स सपोर्ट भी कहते हैं, तो ये इसमें डी मिनिस लिमिट कहा जाता है। तो डी मिनिस कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट होना चाहिए, जो कि तब भी ये अलाउ हो जब यहाँ पे ट्रेड हमारा बर्बाद हो चुका है। तो चलिए जो भी है, ये जो एम्बर बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 3 तरीके के बॉक्स है WTO के अंदर, जो कि ये होता है ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स कहने का मतलब है कि सब्सिडीज़ जो है वो यहाँ पे इस तरीके से सब्सिडीज़ नहीं देना है कि ट्रेड ही बर्बाद हो जाए, या फिर नो लिमिट है यहाँ पे। और अंबर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपका ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडी है, यानी लिमिट किया गया है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें 5% यहाँ पे लिमिटेड यहाँ पे आपको सब्सिडीज़ देनी है। ब्लू बॉक्स में कहा गया है यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ब्रॉड रेंज ऑफ यहाँ पे सब्सिडीज़ है जो कि अलाउ किया गया है, लेकिन ये मिनिमाइज़ करना चाहिए। ऐसा सब्सिडीज़ हर एक कंट्री अपने सरकार, हर एक कंट्री की सरकार के द्वारा अपने किसानों को इतना सब्सिडीज़ देना चाहिए जिससे कि जो ट्रेड है ना वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, और जो लिमिट रखा गया है उस लिमिट को ज़रूर वो फॉलो करे, उसका जो है वो चीट ना करें। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है, लेकिन हमारे द्वारा अभी थोड़ी सी परेशानी आ गई है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा सब्सिडीज़ दे दिए, तो ये टॉपिक न्यूज़ में बन गया है। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 945 करोड़ स्टार्टअप जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत। तो इसको सिस भी कह रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि चलिए स्टार्टअप जो है उसमें अगर इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कि हमारे देश की जो न्यू कंपनीज़ हैं और जो न्यू बिज़नेस है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि
सेटअप हो पाएंगे। इसका एम है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स आप देखते हो, मेनली बहुत सारे मैं देखती हूँ जिनको फंड नहीं मिल पाते हैं, तो पहले उनको प्रूफ करना होगा कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका डेवलपमेंट कैसे चलेगा, प्रोडक्ट ट्रायल होना चाहिए, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन, इन सब के बेसिस पे यहाँ पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अगर इसकी बात करूँ, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एस्टिमेटेड 3600 स्टार्टअप्स को यहाँ पे सपोर्ट किए जाएंगे, जिसमें कि 300 इंक्यूबेटर्स है। और यहाँ पे रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है, वो भी वैसे एरिया में जहाँ पे बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है, जो कि होता है Tier 3 Tier 2 टाउन में। साथ ही यहाँ पे अनाउंस भी किया गया है, अभी आप देखो कि प्रारंभ प्रारंभ करके एक समिट भी हुआ था, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट था, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे अपने देश में काफ़ी अच्छा खासा एक बिजनेस इन्वायरमेंट बनाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो 945 करोड़ है, इसको डिवाइड किया जाएगा नेक्स्ट 4 ईयर्स तक, और यहाँ पे सीड फंडिंग की जाएगी, यानी कि जिस भी स्टार्टअप को ज़रूरत होगा पहले वो प्रूफ दे सारी चीज़ों की, फिर उनको यहाँ पे फंडिंग की जाएगी। प्रेफरेंस भी है कि वैसे स्टार्टअप को प्रेफरेंस भी दिया जाएगा जो कि इनोवेशन सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ सोशल इम्पैक्ट, उससे सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, वेस्ट मैनेजमेंट हो पाएगा, फिनेंशियल इंक्लूजन हो पाएगा, एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई स्टार्टअप है, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई स्टार्टअप है, हेल्थ केयर के फील्ड में कोई स्टार्टअप है, तो उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपर्ट एडवाइजरी जो कमेटी है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन है और जो स्कीम की मॉनिटरिंग है, उसको यहाँ पे इस कमेटी के द्वारा आपका रिस्पॉन्सिबल है कि वो यहाँ पे देखेंगे। अदर इनिशिएटिव भी है, यानी कि स्टार्टअप को फंड करने के लिए ये आपका पहला इनिशिएटिव नहीं है। इससे पहले क्या था, नेशनल सीड फंड था, जिसमें कि हमारे 2021 के बजट में ये लाया गया है, और जो भी आइडिया या फिर डेवलपमेंट है अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप, तो उनको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। फंड ऑफ फंड्स है स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें कि कॉर्पस आपका 10,000 रखा गया, और स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत, तो ये भी ध्यान रखना है। वेंचर कैपिटल स्कीम भी है, मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम है, और मुद्रा योजना है। तो मुद्रा योजना के तहत आपका शिशु, तरुण और किशोर है। तो आपको ये बताना है कि मुद्रा योजना जो है वो आपका कब लाया गया, ठीक है, और शिशु के अंदर कितना लिमिट रखा गया है, तरुण के अंदर कितना लिमिट रखा गया है, और किशोर के अंदर कितना लिमिट रखा गया है लोन देने का। तो ये भी लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना के लिए एक मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि इसमें बताया गया है कि 75% से ज़्यादा जो लोन है ना, वो आज के डेट में आप देखो विमेन एंटरप्रेन्योर यहाँ से लेकर जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि विमेन भी हमारे देश की आगे बढ़ते जा रही है, वो भी अपने बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोच रही है, और उनको सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है मुद्रा योजना के तहत। तो यहाँ पे अगर वेंचर कैपिटल स्कीम की बात करूँ, तो एक्चुअली ये एक तरीके का फंड होता है, जिसमें कि अगर कोई भी स्टार्टअप्स को फंड की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तहत यहाँ पे ले सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा दी जाती है, तो उसके तहत भी यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे की जो नीड है वो फुलफिल हो सकती है। इंडिया में अगर आज के डेट में देखें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, और हमारे यहाँ 38 यूनिकॉर्न है। साथ ही कलेक्टिव वैल्यू आप देखो तो 130 बिलियन के डॉलर के अराउंड भी है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि थर्ड लार्जेस्ट हम लोग यहाँ पे मार्केट है। एक और यहाँ पे आर्टिकल देखते हैं जो कि है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसे GSAP कहा जा रहा है। तो रिसेंट अगर बायनियल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट देखें तो RBI के द्वारा एक न्यू प्रोग्राम लाया गया है जिसे GSAP कहा गया है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट बॉन्ड को अगर यहाँ पे परचेज करना है, जिसकी वर्थ यहाँ पे 1 लाख करोड़ है, तो वो फर्स्ट क्वार्टर में किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 स्टार्ट होगा। GSAP कहने का मतलब है कि ये अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। जैसे आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ना, OMO, जहाँ पे आप सरकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसकी सेल एंड परचेज होती है, उसी तरीके से ये भी अनकन्वेंशनल तरीके से है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि परचेज एंड सेल होगा आपका जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ है वो भी RBI के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जिससे जो बॉन्ड मार्केट की वोलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगी। अब यहाँ पे OMO और GSAP के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। RBI के द्वारा आप देखो पीरियोडिकली जो है वो सरकार की जो बॉन्ड होती है ना उसको परचेज करते हैं, और कहाँ से परचेज करती है RBI, तो OMO से करती है। लेकिन वहीं अगर GSAP में देखें तो यहाँ पे एक कमिटमेंट होगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक यानी RBI के द्वारा एक कमिटमेंट होगा मार्केट को लेकर कि वो यहाँ पे बॉन्ड को परचेज करेंगे, वो भी स्पेसिफिक अमाउंट में। तो GSAP जो है वो OMO का ही है, लेकिन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के साथ है। इट मीन्स कि OMO में कोई भी तरीके का जो बॉन्ड यहाँ पे परचेज किया जाता है RBI के द्वारा, तो वो यहाँ पे एक जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो सेट नहीं करते, उसके लिए कमिटमेंट नहीं करते कि वो कितने में ही परचेज करेंगे। बट अगर यहाँ पे GSAP में देखें तो यहाँ पे RBI के द्वारा यहाँ पे जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसको फिक्स किया जाता है, और उसी स्पेसिफिक अमाउंट में वो यहाँ पे सरकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उसको परचेज करने की बात करते हैं। तो ठीक है, पहले से ही हमारे पास एक और ऑपरेशन था जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लेकिन GSAP लाने का क्या ज़रूरत पड़ा, इसकी नीड क्यों है, इसे समझिए।
देखिए गवर्नमेंट का प्लान है ना कि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बोरो करे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ती ही जा रही है। फिस्कल डेफिसिट कहने का मतलब है कि सरकार के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के पास रेवेन्यू कम आ रहा है, पैसे कम आ रहे हैं। तो इस केस में क्या करना होगा कि सरकार अपना प्लान कर रहे हैं ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट को बोरो करे, और वो भी 12 लाख करोड़ का उनका ये टारगेट है, और बॉन्ड को बेचकर ही वो करना चाह रहे हैं। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ते जाएगा, जितना जब बॉन्ड यहाँ पे परचेज होगा, सेल होगा, तो आरबीआई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे देंगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा फ्रेश सिक्योरिटी में, जिससे कि सरकार की जो बोरोविंग कॉस्ट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैनेज हो पाएगा। जीसैप से क्या है ना कि लेसर बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में है, जिसके कारण बॉन्ड यील्ड ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बॉन्ड को परचेज नहीं करते, उनको वहाँ पे रिटर्न भी नहीं मिलता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ाना है, और इसके कारण क्या होता है कि हमारे मार्केट में जीसैप के थ्रू जो है लेसर बॉन्ड है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड यील्ड बढ़ता नहीं है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, जिससे सरकार की जो बोरोविंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो बोरोविंग कॉस्ट और ज़्यादा बोरो कर सकते हैं सरकार, तो उस चीज़ को यहाँ पे जीसैप से फ़ायदा मिलेगा। जीसैप में क्या क्या है कि मैसिव गवर्नमेंट बोरोविंग होती है, वो भी लोअर कॉस्ट में, कम सस्ते दाम में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे क्राउडिंग आउट जो प्राइवेट सेक्टर्स का है वो प्रिवेंट होता है कि कब समटाइम्स आप देखो कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं प्राइवेट कंपनी से, वो इन्वेस्ट वहीं करना चाहते हैं जहाँ पे उनको प्रॉफिट होगा। जहाँ पे उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वहाँ पे कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो ऑब्वियस है कि उनको ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलना चाहिए, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर से उनको भी फ़ायदा होगा। गारंटी लिक्विड सपोर्ट है कि यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट अगर कोई भी होंगे जो यहाँ पे जीसेक को परचेज करेंगे, तो उनको यहाँ पे गारंटी है कि उस तरीके का लिक्विड सपोर्ट दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0। आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया है कि रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 वो सेटअप करेंगे, जिससे कि हमारा जो आरबीआई के तहत जो इंटरनली यहाँ पे रेगुलेशन है वो बेटर तरीके से हो सके। तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी क्या है? आरबीआई के द्वारा यहाँ पे आप देखो रेगुलेटर किया जाता है, सुपरवाइज भी करते हैं हमारी जो भी कंट्री की फिनेंशियल सिस्टम है, साथ ही जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है, ये सारी चीज़ें देखा जाता है हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उनके साथ। तो अगर इसका पार्ट देखें तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे ब्रॉड पैरामीटर्स, जो बैंक कैसे ऑपरेट होते हैं, उनके द्वारा ब्रॉड पैरामीटर्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे कंट्री के तहत, जिससे कि हमारे कंट्री का फिनेंशियल सिस्टम सही तरीके से काम करे। इनका रोल क्या है? इनका रोल अगर हम लोग देखें तो 1919 से पहला हमारे यहाँ जो है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को सेटअप किया गया था 1 साल के लिए। उसके बाद आप देखो इससे काफ़ी हेल्प मिला, यानी कि किस तरीके से मार्केट सर्कुलर होना चाहिए, कैसे हमारा जो रिपोर्टिंग बर्डन है वो कम हो रेगुलेटेड एंटिटीज़ में, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो पाई। सेकेंड, यहाँ पे रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट के साथ साथ जो कि रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द आरबीआई के साथ है लास्ट 20 ईयर्स में, और जिस तरीके से हमारे रेगुलेटरी पैरामीटर्स यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, तो उसी के साथ देखने को मिल रहा है कि रिजर्व बैंक की जो रेगुलेशन और कंप्लायंस प्रोसीजर है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। जैसे आज के डेट में आप देख रहे हो बहुत सारे बैंक घाटे में जा रहे हैं, बहुत सारे बैंकों में एनपीओ की रेशियो इंक्रीज़ होते जा रही है, बैलेंस शीट बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे फिर से ज़रूरत है कि आरबीआई जो है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को फिर से सेटअप करे, उनमें देखे कि किस तरीके से बैंकिंग की जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, वो जो है सही से हो सके। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। तो ये समझना होगा कि जो यहाँ पे जो ऑब्वियस आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो ये जो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी बनाया जाता है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो 4 यहाँ पे जो आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं उन्हीं में से एक होते हैं। साथ ही ये फोकस यही करते, इससे आप समझ चुके हो कि रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन में फोकस करते, जो कंप्लाइंसेस बर्डन है उसको कम करने का कोशिश करते हैं। ये जो सेकंड इस बार लाया गया ना, इसमें सारे जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ और जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ ये इंगेज किया जाएगा, आरबीआई के इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ओके, नेक्स्ट आते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो इसको समझिए कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक्सपेंड किया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जो क्रेडिट फैसिलिटी देने की बात की जा रही है हेल्थ केयर सेक्टर में और स्ट्रेस्ड सेक्टर कंपनीज़ में। वैसे कंपनीज जो कि सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, फंड की कमीज़ देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो चुका है उनका 60 डेज़ तक का,
ऑब्जेक्टिव यही है कि इंसेंटिव्स देना है, एक्स्ट्रा मनी देनी है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जिससे कि जो एक्सेस है पैसे की वो बढ़ सके, अवेलेबिलिटी हो, एडिशनल फंडिंग फैसिलिटी, जो कि हमारे यहाँ के एमएसएमई जो सेक्टर्स है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वो यहाँ पे बेटर तरीके से बोरो कर सके। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण आप देखो जो एमएसएमई सेक्टर्स जो कि हमारे इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जीडीपी में आप देखो 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है, एम्प्लॉयमेंट हमारा 40% से ज़्यादा यहाँ से निकल कर आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 40% से ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का, तो इसलिए यहाँ पे जो बोरोवर्स है उनके लिए एडिशनल फंडिंग फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। और उसको अवेलेबल कराने के लिए सरकार के द्वारा जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, यानी कि इमरजेंसी जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक के टाइम में जो इमरजेंसी अराइज हुई है, जिससे कि बहुत सारे सेक्टर्स हमारा हिट हुआ है, एमएसएमई हिट हुआ है, उसको अगर इमरजेंसी बेसिस पे अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे दिया जाएगा और इस चीज़ की गारंटी सरकार लेते हैं। इसके तहत क्या है कि 100% गारंटी कवरेज जो है ना वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। इट मीन्स कि इसके तहत जो भी यहाँ पे लोन दिया जाएगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके तहत जो भी लोन दिया जाएगा वो पूरा जो है फुल कवरेज यहाँ पे जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनीज है उनके द्वारा दिया जाएगा, वो भी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को। और गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है वो 3 लाख करोड़ तक यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी एलिजिबल एमएसएमई को। तो इनकी भी क्राइटेरिया होती है, कोई भी एमएसएमई सेक्टर से यहाँ पे जो कंपनीज होते हैं वो यहाँ पे जो बिजनेस होती है वो सारे एलिजिबल नहीं होते, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, अगर वो उसको फुलफ़िल करेंगे तो 3 लाख करोड़ तक उनको यहाँ पे क्रेडिट मिल सकता है। सो ये भी आंकड़ा भी याद रखना है क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन ये बन जाते हैं। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है तो इसके तहत कौन कौन है। सारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक आते हैं ये मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में, सारे जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, इवन यहाँ पे एनबीएफसीज भी आते हैं जो कि यहाँ पे लास्ट 2 ईयर से ऑपरेशन में है, अच्छे से काम कर रहे हैं। सो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 16 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे 40-41 टॉपिक है, मुझे लगता है कि 1-2 लेसन आ जाएंगे। ये 1 घंटे की भी लेसन ली हूँ तो 15 ही टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो देखिए थोड़ी डिटेल में मैं इसलिए भी डिस्कस करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, बहुत शॉर्टकट्स में सब कोई ये मैगजीन्स को निपटा देते, बट मैं शॉर्टकट में निपटाने में बिलीव नहीं करती हूँ। आप इस मैगजीन को थॉरली पढ़ जाओ तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे से मिलते जाएगी हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, सोशल इश्यूज़ हो, साइंस एंड टेक हो। अगर डिटेल में पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर डेवलप हो पाएगी और साथ ही साथ आप लंबे समय तक इसे याद भी कर पाओगे। सो गाइस मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती है तो उसके लिए लाइक कीजिए, और फिर भी कोई डाउट करी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको डेली 11 AM में बीपीएससी सीरीज़ मिलती है एंड 4 PM में आपको ये विज़न आइज की मैगजीन्स देखने को मिलती है। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।